नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। मोदी 3.0 में टीम का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री, अच्छा ये देखिए सारे आ गए हैं भाई। अच्छा मैं अमीश आपको भी एक बार, अब आपका शो खत्म हुआ था, मैं कहा जाते जाते भाई आप भी बता दीजिए ये सारे जो टीम आप देख रहे हैं एक करके बताइए। यही उम्मीद थी, यही होगा। मुझे लगता है कि टॉप जो शुरुआत से देख के बताइए जी, टॉप पोर्टफोलियो जो है उसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लेकिन बस ये चल रहा था कि अमित शाह वित्त मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। अमित शाह वित्त मंत्री का बस था, लेकिन देखिए मोदी जो है वो सरप्राइज एलिमेंट हेडलाइन से नहीं बनता और सूत्रों से नहीं बनता। और देखिए इसीलिए इस बार किसी ने गेस गेम भी नहीं करा और डायरेक्ट जब लिस्ट आई तब आया। और अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जगत प्रकाश वो तो है स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, 5 साल बाद उस मंत्रालय में वापसी। चिराग पासवान सबसे इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग के पास, जो उनके फादर के पास इमोशनल बात भी है। खट्टर जी, मनोहरलाल खट्टर को बड़ा मंत्रालय मिला है, शहरी विकास मंत्रालय आपके सामने। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय मिला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मोदी कैबिनेट के अंदर बड़े बदलाव हमें नहीं देखने को मिले और दबाव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। अच्छा, एक जो जाते जाते मतलब मेरे को जो लग रहा है, मेरे हिसाब से अश्विनी वैष्णव का कद बहुत बड़ा जी। एक तो आईएनबी मिनिस्टर भी और रेलवे मिनिस्ट्री, पहले भी उनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी और रेलवे थी। तो मुझे लगता है कि उनका, जैसा आपने बोला, उनका कद बड़ा है। और दूसरी बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान नए कृषि मंत्री होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। शिवराज जी की फोटो नहीं मिल रही थी हमको लंबी। जी टैलेंट मैनेजमेंट जो बीजेपी करती है। देखिए प्रधान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से कृषि में काम किया, टैलेंट मैनेजमेंट जो है, देखिए ये मैं फिर कहता हूं परिवार और दरबारियों से चलने वाली बीजेपी पार्टी नहीं है। अच्छा, लिस्ट परिवार पूरी, जी परिवार और दरबारियों से चलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी असूलों पे चलती है और उन असूलों के अनुसार ये बड़ा मौका। अच्छा देखिए, अब ये लिस्ट जो है मैं एक बार जल्दी से अमीश पढ़ देता हूं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कंफर्म था, अमित शाह गृह मंत्री कंफर्म था, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा जो अब तक अध्यक्ष थे वो अब स्वास्थ्य मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, वो अमीश बता ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कोई डाउट ही नहीं। मनोहरलाल खट्टर के ऊपर नजर थी, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय उनको दिया गया है। कुमारस्वामी हेवी इंडस्ट्रीज और पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम है, जीतन राम मांझी एमएसएमई मिनिस्टर और रवि रंजन सिंह लल्लन सिंह पंचायत राज। अच्छा आगे पीछे भी आ गया, ये पीछे भी आ गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है अमीश? देखिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ही होता है। हमें सबसे बड़ा गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। कोविड के बाद तो स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जगत प्रकाश नड्डा हाई प्रोफाइल नेम होगा, फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान। देखिए मैं जो बात कह रहा था कि दरबारियों से, और अब जिसे कहते हैं ये बीजेपी नहीं चलती है और ये सरकार तो कतई नहीं चलती है। तो इसलिए जो वो फोन पे मंत्रालय बनते थे, फोन पे मंत्रालय मंत्री बनाए जाते थे, वो कांसेप्ट पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है। मुझे लगता है आज की जनरेशन को, शायद आज की जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ। प्रधानमंत्री अपनी पहली सरकार बनाने के बाद 2014 के बाद कुछ संपादकों से मिले और प्रधानमंत्री ने बोला कि आप सूत्रों की कतई मत मानिएगा, क्योंकि सूत्र वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे जो नरेंद्र मोदी सोचता है, जो मोदी की कैबिनेट सोचती है। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, यानी कि आईएनबी मिनिस्टर, और रेलवे मिनिस्टर गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्री, और प्रहलाद जोशी, अच्छा किरण रिजिजू जो है वो संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, इंपॉर्टेंट मंत्रालय बहुत। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सारे मंत्रालय लगभग 3.0 तैयार हो चुकी है। और देखिए जितने हेवी डोज, जितने बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कहा जा रहा था प्रेशर टैक्टिस होगा, ये सरकार बैसाखियों वाली सरकार होगी। देखिए अब टीडीपी ने बोला हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है, शिंदे सेना ने बोला हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है, वी आर सपोर्टिंग, एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, वी आर सपोर्टिंग मोदी, वो भारत को ऊपर लेके जाए। तो मुझे लगता है कि किसी को डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला चुनाव था, तो ये विकसित भारत की नींव रखने वाली ये टीम मोदी जो है वो तैयार हो चुकी है। सारे नाम हमने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे, बात रियासी आतंकी हमले की। बंदूक खामोश नहीं होगा।
इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। राजनीति करने के लिए आप भाषण देते रहो कि साहब शांति आ गई, नोटबंदी के बाद शांति आ गई, 370 हटाने के बाद शांति आ गई। कहां से शांति आई बताइए? लगातार फायरिंग हो रहा था, 15-20 मिनट लगातार हुआ और फिर बस भी गिर गया था। हमें इस विषय में राजनीति नहीं करनी, हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। इसका सही जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जरूर देंगे। दस हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या हुई है। 10 हिंदू तीर्थयात्रियों के नरसंहार को 26 घंटे बीत चुके हैं। 26 घंटे जम्मू के रियासी के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। सबसे बड़ा ड्रोन की मदद से आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। इस आतंकवादी हमले के पीछे उसी पाकिस्तान का हाथ है जिसे लेकर आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। बहुत ही विवादित बयान। उमर अब्दुल्ला ने अब यह कह दिया कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। यह सामान्य स्थिति नहीं है। जो सामान्य स्थिति का दावा करते हैं उन्हें जवाब देना होगा। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा बंदूक को खामोश करने के लिए बातचीत का माहौल बनाना होगा। आप सोचिए, पाकिस्तान को पार्टी बनाया जाए और पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। दोनों मुल्कों को साथ आना होगा। एक आपके घर में आतंकवादी भेजकर हिंदू श्रद्धालुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है। जो तीर्थ स्थल से लौट रहे हैं उनको बस में उन पर अटैक किया जा रहा है और हम बातचीत की वकालत हमारे ही नेता कर रहे हैं। सोचिए इस बयान से पाकिस्तान कितना खुश होगा। सुनिए बयान उमर अब्दुल्ला का। ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। आप सोचिए, पाकिस्तान से बातचीत की अभी भी वकालत की जा रही है। कुछ नेता कह रहे थे पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत अफजाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। याद है वो सारे बयान आज, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये, पाकिस्तान के साथ वो। 10 श्रद्धालुओं का हत्यारा है पाकिस्तान। 10 श्रद्धालुओं के नरसंहार और भारत में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद भी इस बयान से सोचिए पाकिस्तान आज कितना खुश होगा। पाकिस्तान आपके घर में घुसकर आप घर में आतंकवादियों को घुसाकर मार रहा है आपके घर में। और उमर अब्दुल्ला के लिए 10 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या भी मतलब एक मौका है मोदी सरकार को घेरने का कि आपकी गलती है, पाकिस्तान की गलती थोड़ी ना है। पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी आतंकवादी इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, उमर अब्दुल्ला उसी पाकिस्तान को ना एक तरीके से बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि इनसे बातचीत करो। उमर अब्दुल्ला की तरह कांग्रेस के नेताओं को भी कल इस बात की बहुत तकलीफ थी कि मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया। याद है आपको, बयान आया था कांग्रेस के नेताओं का, पाकिस्तान को नहीं बुलाया जी। उससे पहले तो बयान इस तरह के थे पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान की तो इज्जत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार बेहतर होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को ऑफिशियली निमंत्रण भले ना मिला हो, लेकिन पाकिस्तान ने कल भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ये मोदी सरकार की तीसरी शपथ ग्रहण की बौखलाहट है कि ठीक उसी समय पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया। कल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू के रियासी में आतंकवादी हमला का वही वक्त चुना, ध्यान से सुनिए, जब मोदी 3.0 मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे।
कल नरेंद्र मोदी ने शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और उससे ठीक 1 घंटा पहले आतंकवादी, क्योंकि मोदी के नाम से जो थरथर कांपते हैं आतंकवादी या पाकिस्तान, वही आतंकवादियों की बौखलाहट, उसी समय लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं का एक तरीके से नरसंहार किया। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में इस बस पर, ये देखिए आप, ये जो बस आप देख रहे हैं, इसी बस पर हमला किया। इस बस में हिंदू श्रद्धालु थे। ये वो बस, ये लोग जितने भी श्रद्धालु थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद प्राचीन शिवखोरी गुफा के दर्शन करके लौट रहे थे। शिवखोरी से करीब 5 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं की बस पहुंचते ही आतंकवादी हमला हुआ। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इस आतंकवादी हमले में जीवित बचे श्रद्धालुओं ने बताया कि शाम करीब 6:15 बजे, प्रधानमंत्री ने शपथ 7:15 बजे ली, 6:15 बजे एक पहाड़ी के करीब पहुंचते ही बस पर टेररिस्ट अटैक हुआ। आतंकवादियों ने बस ड्राइवर के माथे पर गोली मारी। इससे बस डिसबैलेंस हुई, अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसके बाद आतंकवादी बस को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग करने लगे। इस आतंकवादी हमले में अब तक ड्राइवर और एक बच्चे, सोचिए आतंक, जिस पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। एक बच्चे समेत 10 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 37 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 37 से ज्यादा। इस आतंकवादी हमले में बचे लोगों ने बताया कि एक आतंकवादी ने सिर पर लाल कपड़ा बांधा हुआ था और उसने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी। आतंकवादी धार्मिक नारे लगा रहे थे। अगर बस खाई में नहीं गिरती तो आतंकवादी बस में यात्रा कर रहे सभी श्रद्धालुओं को मार डालते। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला भारत मांगे एक बड़ा बदला। लश्कर का हमला, देश लेगा बदला। पाकिस्तान के पूर्व फौजी रियासी के गुनहगार। जम्मू के रियासी में बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। जिन आतंकियों ने बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई, वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हैं। पूरे देश का खून खौल रहा है और जनता पूछ रही है कि कब पूरा होगा रियासी का बदला। आतंकियों से श्रद्धालुओं के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि सेना की वर्दी में आए नकाबपोश आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया था और फिर पास के जंगल में जा छिपे। अब इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को आतंकी हमले के लिए तैयार किया था। पाकिस्तान के साथ हमारे जिस प्रकार के रिश्ते हैं, पाकिस्तान जंग तो हमसे जीत नहीं सका, लेकिन समय समय पर इस प्रकार के प्रयास करता रहता है, घुसपैठ करवाता है। न्यूज 18 इंडिया के पास जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का सीसीटीवी वीडियो है। इसमें वो सफेद बस साफ नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी। रविवार शाम 6 बजे के इस वीडियो में वो बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। तभी 10 मिनट बाद आतंकियों ने इस पर गोलियों की बौछार कर दी। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। रियासी में हुए कायराना आतंकी हमले को अंजाम देने का जिम्मा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है। ये वही आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम करता है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए और हमलों की धमकी भी दी है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक ये सभी आतंकी संगठन मिलकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से, तीसरी बार आप बने हैं और ये पाकिस्तान को इसको सबक सिखाना चाहिए।
क्योंकि एक छोटा देश इसराइल हमास को अकेले वो साल भर से लड़ रहा है। इतने मुस्लिम कंट्रियों में आप एक बगल में पाकिस्तान को इस तरह कितना आप झेलेंगे? इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने रियासी पहुंचने के लिए कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं की थी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक रूट मैप बनाया था और उसे ही फॉलो किया। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान के रास्ते पहले सांबा पहुंचे, जहां से वेश बदलकर वो चोरी छिपे राजौरी गए और वहां कुछ दिनों तक रुके रहे। फिर सुरक्षा कर्मियों की नजर से बचते बचाते ये आतंकी रियासी पहुंचे और तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया और फिर हमले के बाद दोबारा आतंकी राजौरी भाग गए। कल आतंकवादियों ने जब 10 श्रद्धालुओं का नरसंहार किया, उस वक्त कल अमेरिका में भारत पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था। यानी एक और जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारतीयों की हत्या कर रहे थे, बच्चे, बूढ़ों, महिलाओं को गोली मारने में लगे थे, मासूमों का खून बहा रहे थे, उन परिवारों पर सोचिए क्या बीत रही होगी जिनके अपने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हुए। जिस पाकिस्तान का सिर्फ एक लक्ष्य है, भारत को आतंकवाद के घाव देना, जिस पाकिस्तान का लक्ष्य है गजवाए हिंद, जिस पाकिस्तान की वजह से भारत के हजारों सैनिक बलिदान दे चुके हैं, और अब उसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढने में भारतीय सेना इस वक्त पूरी ताकत से जुटी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, इसी को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कल एक और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी ओर कश्मीर में निहत्थे तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमला हो रहा था, और तीसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। पवन खेड़ा ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल सकता है? बिल्कुल ठीक है, और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि बातचीत और अगर आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता ना, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक, तो उसी तरह से टेरर एंड क्रिकेट भी नहीं चल सकता हमारी नजर में। ये सवाल कांग्रेस की दरअसल इसलिए भी उठ रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि एक और तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, दूसरी ओर कल कांग्रेस के नेता शशि थरूर ये कह रहे थे कि वो मोदी की शपथ नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे। तो खेड़ा जी, शशि थरूर जी को समझा दीजिए पहले। शांति नहीं आती, एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था, और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था। ये हो क्या रहा है? क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है? अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से। सिर्फ लफाजी करने से शांति नहीं आती, क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है, कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं, पर्यटक मांग रहे हैं, स्थानीय नागरिक मांग रहे हैं, सुरक्षा बल मांग रहे हैं, और हमारे तीर्थ यात्री मांग रहे हैं। I have not been invited to the swearing in any way, so I'll be watching the match. शशि थरूर साहब कह रहे हैं मैच देखूंगा, पवन खेड़ा कह रहे हैं मैच हो ही क्यों रहा है। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी मिली है कि रियासी हमले के लिए आतंकी सांबा बॉर्डर से घुसे थे। ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने स्थानीय आतंकवादियों के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अटैक किया था। इस हमले में 4 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी आतंकवादी के शामिल। कितने, ये सुन लीजिए, एक्सक्लूसिव जानकारी हमको जो मिली है। 4 पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी थे और 1 कश्मीरी आतंकवादी के शामिल होने की आशंका है। इस अटैक की साजिश पीओके में, उसी इलाके में रची गई है जहां भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। पिछले 8 साल में यह तीसरा बड़ा मौका है, तीसरा बड़ा, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या की है। ये ना, मैं इसको मान के चल रहा हूं, ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग। अब ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के आतंकवादी, डरपोक कायर आतंकवादी, ये भारत में अब हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। हिंदुओं को ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर ना आए। जम्मू के रियासी में है ये हमला, धर्म देखकर हिंदू श्रद्धालुओं का नरसंहार किया जा रहा है। पिछले 10 साल में तीसरा बड़ा मौका है जब श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। मैं आपको बताता हूं, 2017 में याद करिए, अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाकर हमला किया गया था ना, जिसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। इसके बाद मई 2022 में कटरा में आतंकवादी हमला हुआ था, 3 श्रद्धालुओं की मौत। अब वैष्णो देवी से लौट रहे 10 श्रद्धालुओं का नरसंहार हुआ है, 10 श्रद्धालुओं का। वैसे आपको बता दें, इस आतंकवादी घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वार्निंग दे दी गई है, कह दिया गया आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। सेना भी जल्द से जल्द सभी आतंकवादियों का फुल एंड फाइनल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं के इस नरसंहार पर उन लोगों में गजब का सन्नाटा है जिनके कलेजे पर याद कर रही है
राफा पर बड़े सांप लौट रहे थे, गाजा पर इजराइल के हमले को लेकर मतलब उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। याद है, ऑल आइज ऑन राफा पर जिनकी सिसकियां रुक नहीं रही थी, जिनकी सिसकियां सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही थी, वो लोग रियासी में हुए नरसंहार पर ना सन्नाटे में चले गए हैं। जबकि रियासी नरसंहार में मरने वाले अपने ही देश के लोग हैं। दिल्ली से रफा करीब आपकी दूरी जो है वो करीब 4000 किलोमीटर है, 4000, जबकि दिल्ली से रियासी की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। फिर भी फिलिस्तीन के समर्थक, कई बॉलीवुड कलाकार और मानवाधिकार के कथित मसीहा पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। राफा पर बड़ा दर्द हो रहा था, रियासी पर खामोशी। जबकि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, कंगाल देश, खाने के लिए दाने नहीं है, देदाता के नाम पाकिस्तान की ऑफिशियल विदेश नीति है। उसी पाकिस्तान के लिए हमारे देश की पार्टियां कहती है कि पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत अफजाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। और एक बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बताया जा रहा है जबरदस्त बवाल हो गया है। बड़ी खबर है, हजारों लोगों ने कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी है। बताया गया कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है, सैकड़ों, ये देखिए आप तस्वीरें, पत्थरबाजी वहां पर हुई है, बवाल, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये आप तस्वीरें देखिए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये देखिए वहां पर बाइकों को जला दिया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, सैकड़ों बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। कलेक्टर दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई है। दरअसल ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, ये सतनामी समाज के लोगों ने हंगामा किया है। सतनामी, अब ये हंगामा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बलौदा बाजार में ये हजारों लोग, जगह जगह, ये कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस ये लोग पहुंचे। धार्मिक प्रतीक से हुई छेड़छाड़ से, तोड़फोड़ से ये लोग नाराज थे और कई दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखिए आप, फिर वहां पर जितनी वाहन खड़े थे, जितनी गाड़ियां खड़ी थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई। वहां पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की और लेकिन लोग भड़क गए थे। उन्होंने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, कलेक्टर दफ्तर के अंदर जा घुसे। बेकाबू सतनामी समाज के लोग, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, 100 गाड़ियां, 200 बाइकों को जला दिया गया, कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। सतनामी समाज का यह प्रदर्शन, बलौदा बाजार में बवाल, 4 अलग अलग तस्वीरें। बड़ी खबर आज की, सतनामी समाज के लोगों ने सिक्योरिटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। 3 से 4 हजार लोग, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, 3 से 4 हजार लोग कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए, वहां पर बवाल किया गया। बताया गया कि वहां पर बाहर खड़ी कई प्रशासनिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 200 से ज्यादा बाइक, 100 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। ये देखिए आप, दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के पास सतनामी समाज का, आप सुनिए कि ये सब हुआ क्यों। सतनामी समाज का एक पवित्र एक अमर गुफा है, अमर गुफा। वहां उनका धार्मिक प्रतीक जैत खाम है, जैत खाम। आरोप है कि 15-16 मई की रात को कुछ लोगों ने उनके धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाया। इससे क्या हुआ, सतनामी समाज के लोग भड़क गए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सतनामी समाज के लोगों का मानना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हजारों लोग बलौदा बाजार में पहुंचे, कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और फिर उसके बाद वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो भड़के वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, आगजनी, 100 गाड़ियों को फूंक दिया गया, सड़कों पर लोग उतर आए। कई लोगों ने, ये देखिए आप, वहां पर खड़ी गाड़ियों में आगजनी कर दी। पूरे बवाल के बाद राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरी खबर को लेकर अभी भी लगातार, ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये भी कलेक्टर ऑफिस में, वहां पर पत्थर लेकर हजारों लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद पत्थरबाजी की गई है। ये देखिए, सुना, दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए फुल स्क्रीन पर एक बार।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। आज की सबसे बड़ी खबर कह लीजिए, भोजशाला में खुदाई के बाद बताया जा रहा है वहां पर भी देवी देवताओं की प्रतिमा मिल गई है। हिंदू मूर्तियां देवी देवताओं की वहां से मिल गई है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई सर्वे के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगा दिया कि दरअसल भोजशाला में मिली हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाद में रखी गई। मुस्लिम पक्ष ने यह आरोप कल एएसआई के सर्वे के बाद उस दावे के खिलाफ लगाया जिसमें दावा किया गया, जिसमें कहा गया था कि सर्वे में वाघ देवी की प्रतिमा समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल गई हैं। आपको पूरा इतिहास में बताऊंगा। भोजशाला ये बड़ा विवाद है। ये अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ साथ भोजशाला को लेकर भी दावा है कि वो भी मंदिर तोड़कर जो है वो वहां पर मंदिर है और उसका एएसआई सर्वे चल रहा था कोर्ट के आदेश के बाद। अब वहां पर जो है मूर्तियां देवी देवताओं की मिल गई हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मूर्तियां बाद में रखी। ये मूर्तियां एक बंद स्थान से मिली हैं जिसे एएसआई ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में खोला था। इसके अलावा एएसआई सर्वे में क्या क्या मिला है? शंख, गदा, चक्र। भोजशाला सर्वे की बात कर रहा हूं, वहां पर शंख, गदा, चक्र समेत 70 से ज्यादा सनातन धर्म से जुड़े अवशेष मिले हैं। हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि वाघ देवी समेत कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा का मिलना यह बताता है कि भोजशाला मंदिर ही था, जिसे बाद में जिसका जो है रिलीजियस कैरेक्टर बदल दिया गया। हिंदू संगठन भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय भोजशाला परिसर को कमाल मौला की मस्जिद बताता है। कमाल मौला की मस्जिद भोजशाला। अब जब भोजशाला में सर्वे हुआ एएसआई का, जो हिंदू और मुसलमान सबके पक्ष के सामने खोला गया, वहां जब एएसआई सर्वे से एएसआई जैसे वहां बाबा मिले थे काशी में, यहां पर देवी जो है वो प्रकट हुई है, ऐसा दावा है। वहां पर हिंदू पक्ष का ऐसा दावा है। दरअसल 2003 के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है। इसका इतिहास समझ लीजिए आप। जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दे दी गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन भोजशाला में भी बताया गया है कि देवी देवताओं की प्रतिमा वहां पर देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे। क्या हमारे देश में किसी को भारत माता की जय के नारों से नफरत हो सकती है? क्या मतलब क्या भारत माता की जय के नारे लगाने पर किसी पर ये आप तस्वीर, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरें, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं, इन तस्वीरों को देखिए पहले ध्यान से। दरअसल ये कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीरें हैं। कर्नाटक के मंगलुरु से ये तस्वीरें आई हैं। ये इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए आप, दो व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे आते हैं। ये वीडियो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये बीजेपी द्वारा जारी किया गया वीडियो है, जिसमें ऐसा दावा किया गया है कर्नाटक के मंगलुरु में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वहां खड़े लोग उनका पीछा करते हुए नजर आते हैं, दौड़ते हैं। कई लोग उनके साथ, लोग एक साथ चाकू और दूसरे हथियार ले उनका पीछा करते हैं और कुछ देर में उन्हें पकड़ लेते हैं। ये देखिए आप, ये वो दो लोग जो आगे की तरफ है, भीड़ उनका पीछा करती है। कर्नाटक के मंगलुरु की ये तस्वीरें होने का दावा बीजेपी की तरफ से जारी है वीडियो, और उन दोनों पर भीड़ चाकुओं से जानलेवा हमला कर देती है। कर्नाटक, भारत माता की जय नारे वहां पर, ये देखिए आप।
दरअसल कर्नाटक बीजेपी का ऐसा आरोप है कि बेंगलुरु में पीएम मोदी की जीत के बाद ये जश्न मना रहे थे। दरअसल ये दावा है कि बेंगलुरु में पीएम मोदी की जीत का जश्न ये लोग मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न ये लोग मना रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वहां पर चाकू से हमला हुआ। ये कर्नाटक बीजेपी ने जारी किया वीडियो। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ती नफरत बेहद चिंताजनक है और पीएम मोदी की चुनावी जीत का जश्न मना रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे बीजेपी कार्यकर्ता हरीश अंचन और नंद कुमार को अब्बू बकार, बशीर, सिद्दीक 20 लोगों ने बेरहमी से चाकू मार दिया। ये बड़ी खबर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएम मोदी की जीत के बाद जश्न मना रहे कार्यकर्ता बीजेपी के हरीश अंचन और नंद कुमार को अब्बू बकार, बशीर, सिद्दीक, मोनू, ये बीजेपी का दावा है कि और 20 अन्य लोगों ने बेरहमी से चाकू मार दिया है। 20 अन्य लोगों ने चाकू मारा है। भारत माता की जय के नारे ये लोग लगा रहे थे। मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत, आपको याद है मणिपुर सीएम के सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था। उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में एक जवान जख्मी हुआ था और अब ये खबर आ रही है मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि मणिपुर पिछले 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है। हम आपको बयान सुनाएंगे मोहन भागवत का। आ गई बयान एक बार सुनाइए। मोहन भागवत ने कहा है मणिपुर को लेकर कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। सुनाइए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? ने मणिपुर पर ध्यान देने की बात कही है कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है और प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, चुनाव खत्म, एक्शन शुरू। दरअसल एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर गरजा है और योगी की पुलिस भी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों में यूपी में अपराधियों के सामने बुलडोजर काल बनकर खड़ा हो गया है। कानून तोड़कर अवैध कब्जा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कानून तोड़कर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है। साहब क्या हुआ, पूरी खबर आपको बताता हूं। लखनऊ में क्या हुआ, अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। तो यूपी में क्या हुआ है, उधर कानून तोड़ने वाले आप खड़े होने के काबिल भी नहीं है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज ही लखनऊ के अकबर नगर में 1100 से ज्यादा, ये अकबर नगर की तस्वीरें हैं, फिर से सुनिए। आज लखनऊ के अकबर नगर में 1100 से ज्यादा अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरुआत हो गई है। अकबर नगर प्रथम, अकबर नगर द्वितीय में 1068 आवासीय और 101 कमर्शियल निर्माण को बुलडोजर उस पर चलाया जा रहा है अकबर नगर में। इसके लिए सुबह 10 बजे बुलडोजर भेजे बाबा ने। साथ ही किसी तरह का बवाल ना हो इसके लिए ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी के साथ पहुंचा। अब है क्या, आरोप क्या है? आरोप यह है कि यहां बहने वाली कुकरेल नदी पर ही लोगों ने कब्जा कर घर दुकानें सब बना ली और कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ विकसित करने की। अच्छा, ये जो 2 तस्वीरें पहले इस पर मैं आपको बता देता हूं। वहां एक तरफ बुलडोजर और दूसरी तरफ जो है वो
जो मनचले हैं वो चलने लायक नहीं। वो देखिए पुलिस कैसे कंधे पर लेकर आ रही है उनको। ये 2 तस्वीरें। अब कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी में बाबा का जलवा थोड़ा लाइट पड़ गया है, ये बाबा कैसे फुल फॉर्म में है, बस ये 2 तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। अब लौटिए उस खबर पर। अतिक्रमण पर बुलडोजर। अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने इसमें कानूनी अड़चने लगाई। कोर्ट में साबित करने की कोशिश की गई कि यहाँ नदी नहीं है, नाला है। मामला कोर्ट तक गया, ये बुलडोजर ऐसे नहीं पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा और अब वहां बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक तरफ मैं आपको बता रहा था ना, योगी आदित्यनाथ का कानून जो है वो एक तरीके से बुलडोजर जो है अवैध, हालांकि अवैध निर्माण पर है ये भी, क्योंकि लीगली बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट तक मामला पहुंचा। अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको बताता हूं, यूपी के बदमाशों का इलाज जो है ना यूपी की पुलिस कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये देखिए कुछ महीने पहले चेतावनी देते हुए कहा था ना कि गलती से भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी मत करना। वो दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखिए साहब, वो बुलडोजर देख लिया, उधर नजर दौड़ाइए, उधर देखिए आप, वरना यमराज नजर आ जाएंगे। कहा था ना, चुनाव आचार संहिता के दौरान मुजफ्फरनगर के सलमान और अमरोहा के अताउर रहमान ने योगी की चेतावनी को हल्के में ले लिया। नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। आज वो घुटनों के बल पर रेंग रहा है, अपने पांव पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये 2 तस्वीरें। दरअसल 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में सलमान नाम के एक बदमाश ने बाइक चलाते हुए एक लड़की को छेड़ा था। ये जो आपको नजर आ रहा है बीच वाला, ये जो 2 पुलिस वालों के बीच में है ना, और शिकायत मिली और देखिए उसके बाद इस सलमान की क्या हालत हुई। वो लंगड़ा कर चल रहा है। दोबारा ऐसी गलती ना करने की अब वो कसम भी खा रहा है। इसी तरह अमरोहा में अधेड़ उम्र के अतउर रहमान नाम के एक व्यक्ति ने महिला को दबोच लिया था। ये आप तस्वीरें देखिए। आरोपी ने पहले महिला का पीछा किया और छेड़खानी कर फरार हो गया, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब देखिए अतउर रहमान भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी का मैसेज क्लियर है कि बेटियों को छेड़ा तो छोड़े नहीं जाओगे। चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई में तेजी आ चुकी है। वैसे आपको बता दें, सुनिएगा, पिछले 96 घंटे में 96 आवर्स में 96 घंटे में 16 अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें हैं। मतलब हर 6 घंटे में एक अपराधी पर पुलिस का जोरदार एक्शन हुआ है। 5 जून को यूपी एसटीएफ ने बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी नितेश राय को 5 मुठभेड़ में वो मार गिराया। 4-5 जून की रात जौनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी जो प्रशांत सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर रिटर्न। लेकिन बुलडोजर को लेकर क्या एक्शन हुआ वो दिखाते हैं आपको। यूपी में कुछ समय से शांत बुलडोजर अब फिर गरजने लगा है। इसका ट्रेलर आज यूपी की राजधानी में दिखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान को एक बार फिर तेज कर दिया गया है। यह लखनऊ का अकबर नगर इलाका है। यहां 1100 से ज्यादा अवैध इमारतें हैं, कई शोरूम भी हैं। सुबह 7 बजे से ही नगर निगम के 9 से 10 बुलडोजर यहां पहुंचे और उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। अकबर नगर में पिछली बार 10 मार्च को कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने अवैध निर्माण तोड़ने में लगी पोकलेन मशीन ही तोड़ दी थी। इसके साथ ही सड़क पर लगे कैमरों को तोड़ने के साथ पथराव भी किया था। इसे देखते हुए प्रशासन ने निगरानी के लिए 35 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। जैसे जैसे खाली होता है वैसे हम लोग गिरा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ के लोग हैं और लॉजिस्टिक्स में भी एलडीए, नगर निगम पूरी तरह से उनके कर्मचारी, अधिकारी सारे लोग हैं। जेसीबी मशीनें, पोकलेन। अधिकारियों के मुताबिक अकबर नगर में छोटे बड़े करीब 2000 अवैध मकान हैं, जिन्हें तोड़ने में 1 महीने का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है अकबरपुर में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर लगातार आज सुबह से ही जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर अवैध जो कॉलोनी है, अवैध जो इमारतें हैं उसे तोड़ते हुए, दरअसल कुकरेल नदी के पास ये अवैध कॉलोनी बन गई थी, जिसके बाद सबसे पहले योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन इस पर शुरू हुआ। एक तरफ अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है
तो दूसरी तरफ योगी की यमराज वाली चेतावनी भूलने वाले बदमाशों को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। मुजफ्फरनगर का सलमान अपने पांव पर चलने लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसने योगी के प्रदेश में सरेआम एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत कर दी थी। बाइक सवार सलमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क पर जा रही युवती को छेड़ते हुए नजर आया था। इलाके के लोगों के अनुसार आरोपी सलमान अपने साथ एसिड की बोतल रखकर चलता था और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और उसका ऐसा इलाज किया है कि अब दोबारा वो ऐसी गलती की सोच भी नहीं सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन के जाट कॉलोनी में एक मनचले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए की घटना उसमें कैद हुई थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस पर सुसंगत धाराओं में छेड़खानी की और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सलमान जैसे बदमाश और यूपी में बेटियों के दुश्मनों को योगी ने सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि अगर मनचलों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज कर रहा होगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले अमरोहा के सैफी नगर में भी छेड़खानी की ऐसी ही घटना सामने आई। सफेद कुर्ता पाजामा पहने शख्स ने एक महिला का पीछा किया और फिर उसे दबोच लिया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन सीसीटीवी में उसकी हरकत कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अताउर रहमान को धर दबोचा और उसकी पूरी मरम्मत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी अताउर रहमान अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहा।